नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था इसका भाग 1 था भाषा और व्याकरण का। इसमें हमने बात कर ली थी भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद और भाषा और बोली पर। ठीक है, भाषा के भेद में हमने जान लिया था भाषा के भेद 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर उसके बाद भाग 2 में मैंने बात की थी मानक भाषा, यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी पर बात की थी मैंने, किस तरीके से वो काम करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या शब्दों में बदलाव होते हैं और वर्णों में बदलाव होते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका स्क्रिप्ट, यानी कि जिसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि लिपि क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है और हिंदी व्याकरण में इसका क्या उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कुछ अपने विचारों को बोलते समय ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम कोई भी अगर बातचीत करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, ध्वनि या संकेतों का जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा लिखते समय अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उस समय हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें अक्षरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा, लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है। जब हम कोई भाषा को लिखते हैं, जब हम किसी चीज़ को, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ पर या तो अक्षर चाहिए होता है या वर्ण चाहिए होता है, इन्हें हम चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई चिन्ह होता है, यानी कि अक्षर या वर्ण होता है, तो उसकी हमें आवश्यकता होती है और ज़रूरत होती है। उनके बिना हम जो है अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, लिख तो नहीं सकते। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर अक्षरों या वर्णों के ठीक है, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने बात की थी ऊपर, किसकी बात की थी कि जो वो हम अपनी जो भाषा है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को जो हम लिखते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो वहाँ में अक्षर और वर्णों की आवश्यकता होती है। जब अक्षर और वर्णों की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चिन्ह ही तो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, छोटा आ लिखा, तो ये क्या है, वर्ण है ना। अगर आपको इसकी नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो कि ये वर्ण होता है, तो आप इसे क्या कहेंगे, चिन्ह कहेंगे ना। अब जैसे मैंने ये बना दिया, इसे क्या समझते हो आप, ये हैच है। ठीक है, हैच है ये। अगर मोबाइल में हमारे एक होता है, जैसे हम कहते हैं ये देखिए, ये क्या है, स्टार। ठीक है, तो ये क्या है, चिन्ह ही तो हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जितने भी हैं, अब मैंने ये बना दिया, ठीक है, एरो, तीर हो गया ये आपका। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको इस तरीके से, ठीक है, या कहीं कहीं आपको इस तरीके से बहुत सारे जो है चिन्ह मिल जाते हैं। जैसे ये मैंने बना दिया और इसमें मैंने ये लगा दिया, ये आपका हो गया स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि आपको स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, स्मोकिंग मतलब होता है आपको यहाँ किसी तरीके की धूम्रपान नहीं करना। ठीक है, तो ये संकेत हैं। तो हमें लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, या तो अक्षरों या वर्णों की आवश्यकता होती है। चिन्हों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, जब हम जो चिन्ह होते हैं, इनके द्वारा हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो वो लिपि कहलाती है। ठीक है, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। अब जैसे हिंदी है, नेपाली है, मराठी है, गुजराती है, संस्कृत है, ठीक है, ये क्या है, भाषा की, इन सब की भाषा की जो लिपि है वो क्या है। ठीक है, ये सभी भाषाएं हैं, चाहे आपकी हिंदी हो, नेपाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, संस्कृत हो, ये सभी क्या हैं, भाषाएं हैं। इनकी एक लिपि है, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। क्या नाम है, देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी, जैसे आपको पता ही है, देव की नगरी देवनागरी। ठीक है, अब ये देवनागरी क्यों कहा गया, इसके पीछे भी तथ्य हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा फिर ये वीडियो में, तो थोड़ा सा मैं बता दूं। संस्कृत हमारी देवताओं की भाषा है और इससे ही इसकी जो लिपि है, इसे देवनागरी नाम से जाना जाता है। बाकी इसके सोर्सेस और भी हैं और विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जब हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास की जब हम बात करेंगे, तो वहाँ हम भाषा के विकास की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पंजाबी भाषा की लिपि की। तो पंजाबी की जो भाषा की जो लिपि होती है, उसे गुरमुखी कहा जाता है। ठीक है, और जो आप अंग्रेजी लिखते हैं ना, जो आप अंग्रेजी के पीछे ढोल पीट कर पड़े हुए हैं, जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि जो है वो रोमन होती है। ठीक है, जो हम
रोमन की बात करते हैं। आपको शायद बचपन में सिखाया गया हो रोमन गिनती, रोमन काउंटिंग, ठीक है, जो इस तरीके से होती है 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से होती हैं, वो क्या होती हैं, रोमन जो है काउंटिंग होती हैं या रोमन गिनतियाँ होती हैं। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन हो गई। अरबी और उर्दू भाषा की जो लिपि है वो क्या है, फारसी है। कुछ लिपियों के नाम हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे और आपसे कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं कि बताओ भाई। अब आप एक चीज़ यहाँ पर से समझ लीजिए कि हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती और संस्कृत, इन सभी भाषाओं की केवल एक लिपि है जिसका नाम है देवनागरी। आपको अब देखिए, हो सकता है यहाँ पर हिंदी और संस्कृत की पता हो, आपसे पूछ लिया जाए नेपाली की लिपि बताओ, तब भी देवनागरी। आपसे पूछ लिया जाए मराठी की लिपि बताओ, तब भी देवनागरी। आपसे पूछ लिया जाए गुजराती की लिपि बताओ, तब भी देवनागरी। तो इस तरीके से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं व्याकरण की, यानी कि ग्रामर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, क्या इसका जो है उपयोग है हिंदी में या किसी भी भाषा में, व्याकरण का क्या उपयोग होता है, ठीक है। बात करते हैं भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान अति आवश्यक है। देखिए, किसी भी भाषा को यदि आपको चाहे बोलना हो या आपको लिखना हो, तो उसके शुद्ध ज्ञान के लिए, उसकी प्योर नॉलेज के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना या भाषा के व्याकरण का ज्ञान यानी कि ग्रामर का जो है ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। पर्याप्त ज्ञान यानी कि आपको पर्याप्त जितनी आवश्यकता है उससे लिखने या बोलने के लिए उतना आपको पता होना चाहिए, उसका पर्याप्त ज्ञान आपको होना ही चाहिए। भाषा के महत्व को बनाए रखने के लिए व्याकरण अति महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, ठीक है। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन व विश्लेषण करती है। इस प्रकार वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है व्याकरण कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करें, आपको किसी भी शब्द का शुद्ध उच्चारण करना है तो आपको वहाँ पर व्याकरण की मदद लेनी पड़ेगी। आप किस तरीके से लिखते हैं इसको कौन जांचेगा, इसका आकलन कौन करेगा, इसका आकलन और किसके द्वारा किया जाएगा, इसका आकलन किया जाएगा व्याकरण के माध्यम से, कि आपने जो लिखा है उसमें शब्दों का जो चयन किया है वो किस तरीके का है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। तो इसका जो चयन होगा, इसका जो पैमाना है वो व्याकरण के द्वारा ही मापा जाता है। तो व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन व विश्लेषण करती है। समझ में आ गया आपको। इस प्रकार वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो हमारी जो भाषा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके बारे में यदि हमें पता चलता है तो वो क्या है, हमारी व्याकरण है। अब व्याकरण के विभाग की बात कर लेते हैं, डिवीज़न ऑफ ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं व्याकरण के विभाग या डिवीज़न। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग हैं जो आपके समक्ष हैं, वर्ण विचार, ठीक है, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर हम बात करें वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसा कि पता है आपको, इसका नाम भी दिया हुआ है वर्ण विचार। तो वर्णों से संबंधित जितनी भी जो चीज़ है उन पर विचार किया जाता है, वो तो हुआ वर्ण विचार। अब चाहे वर्णों के भेद हों उसमें, चाहे आकार हो, चाहे उच्चारण हो, वर्णों से संबंधित, केवल वर्णों से संबंधित चीज़ों पर विचार करना मतलब वर्ण विचार, ठीक है। शब्द विचार क्या है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, रूप, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, क्या चीज़ें हैं जो शब्दों पर विचार करेगा, चाहे वो शब्दों के भेद पर विचार करे, चाहे शब्दों के रचना पर बात करे, रूप पर बात करे, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, शब्द विचार के। वर्ण विचार में मैंने क्या बताया, वर्ण विचार में मैंने आपको बताया वर्ण पर विचार होगा, ठीक है। अब चाहे वो भेद हो, आकार हो या फिर उच्चारण हो। चलिए बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, वाक्य विचार। वाक्य विचार क्या है, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदियों का
अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब वाक्य विचार यानी कि वाक्य से संबंधित जितने भी चीज़ें जो हमें मिलेंगी, चाहे वो अनुच्छेद हो या निबंध हो, उसमें उस पर जो है विचार किया जाता है, वो वाक्य विचार है, जिसमें वाक्यों के भेद, रचना और विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले कदम की ओर। देखिए, साहित्य, बात करते हैं लिटरेचर की। ठीक है, अब हमने बात कर ली भाषा और व्याकरण की, हम पहुँचे ये जाना हमने कि व्याकरण क्या होती है, व्याकरण के विभाग भी जाने हमने। ठीक है, क्यों आवश्यकता होती है, परिभाषा क्या होती है, ठीक, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है, भाषा और बोली का जो है अंतर हमने सीखा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं साहित्य की ओर। आज का वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर आज हम इस टॉपिक को पूरा कंक्लूड कर देंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे कि कहाँ कहाँ हम भाषा और साहित्य का प्रयोग करते हैं और उसका उपयोग क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ें हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम साहित्य की। साहित्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साहित्य के अंतर्गत समय समय पर विद्वान पंडित अपने संचित ज्ञान के आधार पर नवीन विचारों को हमारे समक्ष रखते हैं। विद्वानों का मनन समाज के विकास का साधन होता है, यही साहित्य कहलाता है। अर्थात ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। ठीक है, साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। देखिए, मैंने इस पर पीछे भी बात की हुई थी, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, इसका जो भाग 1 था उसमें ही मैंने बात की थी इस पर। बात करते हैं साहित्य की। देखिए, साहित्य जैसे कि लिटरेचर इंग्लिश में जैसे कहते हैं, ठीक है, तो देखिए साहित्य एक ऐसी कह सकते हो एक ऐसा विषय है, साहित्य एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे वो कवि हों या साहित्यकार में तो दोनों ही आपके आ जाएंगे, चाहे लेखक हों या कवि हों। लेखक गद्य की बात करता है, कवि अपने पद की बात करता है, कवित्व तो आता है उससे निकल कर। ठीक है, तो जो समय समय पर क्या करते हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने संचित ज्ञान को, संचित ज्ञान मतलब जो उन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्त किया है, अपने सींचे हुए ज्ञान को, अपने स्टोर किए हुए अपने भंडार में से जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग करके, ठीक है, कुछ ना कुछ जब यदि लिखते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, किस में, लिखित फॉर्म में। ठीक है, लिखित रूप में यदि कोई साहित्यकार अपने विचारों को प्रकट करता है, ठीक है, प्रकट करता है, क्या करता है, प्रकट करता है, यदि अपने विचारों को साहित्य रूप में, लिखित रूप में, तो विद्वानों का मनन समाज के विकास का साधन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि जितने भी साहित्यकार होते हैं या विद्वान होते हैं, उनके मनन का मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना। ठीक है, विद्वानों के जो विचार होते हैं, जो चिंतन होता है, वो समाज के विकास का साधन होता है, मीडियम होता है। ठीक है, कि समाज का विकास कैसे होता है। अब जैसे देखिए कि आज जो मुद्दा चल रहा है कि 5 वर्ष जो है संविदा पर जॉब करनी होगी, तो इस पर भी बहुत सारे जो है लेखक लिखेंगे अपने अपने विचार, है ना। तो जो वो लिखते हैं वो समाज को क्या करता है, आईना दिखाते हैं। कहते भी हैं साहित्य समाज का दर्पण है। क्या कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, यानी कि आईना होता है। दर्पण का मतलब शीशा यानी कि आईना। ठीक है, तो जो साहित्यकार जितने भी होते हैं वो हकीकत दिखा देते हैं। अगर आप आईने के सामने खड़े होंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, तो आपके चेहरे पर धूल लगी हुई है तो शीशा दिखाएगा कि आपके चेहरे पर धूल लगी हुई है। यदि आपका चेहरा सुंदर दिखाई दे रहा है आज, तो वो आपकी सुंदरता को दिखाएगा। ठीक है, जैसा होगा वैसा दिखाएगा, यानी कि हकीकत को बयां करेगा। तो जितने भी हमारे साहित्यकार होते हैं वो समाज की हकीकत को बयां करते हैं, आईना दिखाते हैं। किसे, सरकारों को आईना दिखाने का काम करता है साहित्य। ठीक है, यही साहित्य कहलाता है। ठीक, तो ये साहित्य की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो साहित्य है वो किन 2 विधाओं में बटा हुआ है। साहित्य 2 विधाओं में बटा होता है, एक गद्य और एक पद। ठीक है, यदि हम लिखते ही चले जाते हैं और उसमें जो है किसी भी प्रकार की लयात्मक या कोई
लयबद्ध कोई ऐसी कोई लाइनें नहीं आती हैं, ठीक है, कोई भी पंक्तियाँ नहीं आती, तो वो कहलाता है हमारा क्या, गद्य कहलाता है। ठीक, जैसे हम जिसमें हम लिख लेते हैं निबंध है, आत्मकथा है, जीवनी है, रेखा चित्र है, ठीक है, उपन्यास है, कहानी है, ये सब हमारे क्या किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं गद्य के अंतर्गत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोज। क्या कहते हैं, प्रोज। बात करते हैं यदि हम पोइट्री, ठीक है, पोइट्री में से अगर हम आर बाई हटा देते हैं तो ये रह जाता है पोइट, ठीक है, तो पोइट लिखता है क्या, पोइट्री, ठीक है, पोइट से बना पोइट्री, ठीक है, जिसे हम पोएम कहते हैं। पोएम होती है कविता और पोइट्री भी कविता, ठीक है। तो जो पोइट यानी कि कवि लिखता है कविता, हिंदी में भी कवि और कविता, ठीक है, कवि से बनी कविता, ठीक है, तो ये हो गई। तो जो भी गाने की फॉर्म में होती है, ठीक है, लयात्मक रूप में होती हैं, जिसमें क्या होता है रस, छंद, ये सब चीज़ें होती हैं, दोहा, सोरठा, ये सब हमारी क्या होती है, पद होते हैं, और बाकी गद्य होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। इन्होंने बताया है कि गद्य क्या होता है, पद क्या होता है, देख लेते हैं इसे भी, इनके अनुसार क्या है। देखिए लिखा हुआ है, जब हम अपनी बात या विचार साधारण रूप में व्यक्त करते हैं तो वह गद्य कहलाता है। मैंने आपको बता ही दिया था पहले, कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, जीवनी आदि सब गद्य के उदाहरण हैं, ये मैंने भी आपको बता दिया था, ठीक है। मन और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, शरीर अस्वस्थ हो तो मन भी अस्वस्थ रहता है, परंतु यदि मन अस्वस्थ हो तो शरीर का अस्वस्थ होना अनिवार्य है। मन की दशा का, मन की भावनाओं का और मन की तरंगों का शरीर पर प्रभाव होना अनिवार्य है। ये जो एक कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं, ये गद्य से संबंधित हैं। इसमें किसी भी तरीके की जो है लयात्मक कोई भी ऐसी लाइन नहीं दी है, कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं दी है जिसे गाया जा सके, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, अब देखिए ये जो है पद, जब हम अपनी बात या विचार काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं तब वह पद कहलाता है। काव्य के रूप में व्यक्त की गई बात या विचार क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। इसमें कविता, गीत, छंद, सोरठा, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये है देखिए मैथिली शरण गुप्त की कविता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो, जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। बहुत ही प्रेरणादायक कविता है इनकी, और ये यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में आपको बताया गया है कि पद होता क्या है। मैथिली शरण जी की ये है जो कविता है, राष्ट्र कवि रह चुके हैं, हमारे राष्ट्र कवि हैं, ठीक है, इनकी ये कविता है। चलिए आज हम बढ़ते हैं इसके कंक्लूडिंग लाइन की तरफ, देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। देखिए भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान करता है या कर सकता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा, इसके द्वारा हमने जाना, ठीक, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ये हमने जाना, ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु आता है हमारा, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, आज हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरण कहलाता है। व्याकरण हमारी मदद करता है भाषा के शुद्ध रूप की पहचान में, ठीक है। व्याकरण के 3 मुख्य भाग या विभाग, ठीक है, व्याकरण के 3 मुख्य विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इनको जाना हमने। ये 3 होते हैं व्याकरण के मुख्य 3 विभाग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे बात कर लेते हैं हम अगले बिंदु की, ज्ञान के संचित
कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है, आपने यदि कुछ सीखा है, प्रकृति से सीखा है, समाज से सीखा है, और आप उस पर कुछ लेख लिख देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी गद्यांश के रूप में लिख देते हैं या आप पद्यांश के रूप में लिख देते हैं, तो वो साहित्य कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका संचित, ठीक है, कोश है, उसे आपके ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कह देते हैं। ठीक है, साहित्य की दो प्रमुख विधाएं गद्य और पद। ठीक है, तो आज हमने ठीक है इतना जाना और इसे अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, तो आज इस वीडियो में इतना ही है। हमने क्या क्या जाना? भाषा और व्याकरण, भाषा के भेद, ठीक है, भाषा और बोली, हिंदी मानक, ठीक है, मानक भाषा हिंदी की, और लिपि, और उसके बारे में फिर हमने टॉपिक को या अपने इस एक भाग को और दो भाग और तीसरे भाग को हिंदी के व्याकरण के कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों, बने रहिए हमारे साथ, और जो मैंने मुहिम छेड़ी हुई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मैं रूपम गुप्ता प्रेरक हिंदी साहित्य सरोवर के माध्यम से आपसे जुड़ रहा था, आपके पास लेकर ये टॉपिक। तो मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।